Hello everyone, once again a very warm welcome to all of you. As already explained by me in my previous videos that there are 5 heads of income and the very first head of income is income under the head salaries. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15, 16 और 17 में बताया गया है हाउ टू कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड सैलरी. इस वीडियो में मेनली मैं सेक्शन 15 के बारे में बात करूंगी, बट बिफोर मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द सेक्शन 15 I want to tell what is the salary all about. बेसिकली पेयर से पे की तरफ जो इनकम मूव कर रही है, अगर ये इनकम मूव करने के बाद अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप को एक बार रिफ्लेक्ट करें, ऑब्जर्व करें, अगर ये रिलेशनशिप आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होता है या मास्टर सर्वेंट का होता है, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ डायरेक्शन दे रहा है, मास्टर सर्वेंट को कुछ डायरेक्शन दे रहा है एंड सर्वेंट इज बाउंड टू डू द वर्क विच इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय मास्टर. सेम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कंसेप्ट है. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को डायरेक्शन दी, एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया. अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इस मिलने वाली इनकम को हम उस केस में सैलरी कहेंगे. तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर पे और पे के बीच का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है तो इस इनकम को सैलरी का नाम नहीं दिया जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं. जब ये दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो इनको मिलने वाली इनकम जो है दैट इज़ नॉट चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी बट चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. उनको मिलने वाली इनकम को सैलरी नहीं कहते हैं क्योंकि इनके बीच का रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, एनी मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है, तो वो जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसको मिलने वाली सैलरी जो है दैट विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 15. Okay, so section 15 talks about 3 different types of salaries that are charged to income tax under the head salary. हमारे 5 हेड्स जो इनकम के होते हैं उनमें से जो पहला हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी होता है उसमें कौन सी 3 किस्म की सैलरी को इंक्लूड किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है. नंबर 1 ये है नॉर्मल सैलरी. एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर to an SSC in the previous year whether paid in previous year or not. एक ऐसी सैलरी जो कि एम्प्लॉयर ने या पहले वाले एम्प्लॉयर ने SSC को पिछले साल में उसके किए गए काम के लिए देनी थी, ड्यू हो गई थी, चाहे फिर दी थी या किसी वजह से रह गई थी कि एम्प्लॉयर उस समय कैपेबल इनफ नहीं था, ड्यू टू सम लॉसेस वो उस बार नहीं दे पाया, तो भी वो उस बार की सैलरी मानी जाएगी क्योंकि वो ड्यू तो हुई ना, पे नहीं हुई तो डजेंट मैटर. दिस इज दी नॉर्मल सैलरी. एंड इफ आई टॉक अबाउट एनी सैलरी पेड और अलाउड टू SSC टू हिम means SSC in previous year by the employer or former employer though not due before it became due to him. ऐसी सैलरी जो कि पे करी गई है या अलाउ करी गई है SSC को प्रीवियस ईयर में एक एम्प्लॉयर के द्वारा या पहले वाले एम्प्लॉयर के द्वारा और उस वक्त के आने से पहले जब वो ड्यू होती, उसको टाइम के आने से पहले, उसके काम के करने से पहले ही उसको दे दी गई, बिफोर इट बिकेम ड्यू टू हिम. ये है एडवांस सैलरी. मान लो किसी पर्सन को, किसी SSC को अपने सन के एजुकेशन के लिए लोन चाहिए या अपनी डॉटर की मैरिज के लिए लोन चाहिए और उसके पास उसे एक लम्प सम अमाउंट चाहिए. इफ़ ही आस्क्स हिज एम्प्लॉयर फॉर एडवांस सैलरी देन इट विल बी कवर्ड अंडर दिस हेड कि उसने अभी उससे रिलेटेड काम नहीं किया, वो ड्यू नहीं हुई बट उसे पहले ही मिल गई, उसको भी हम सेक्शन 15 के हिसाब से उसी इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंडर इंक्लूड करेंगे, उस पर चार्ज लगाएंगे टैक्स का. देन सी पार्ट आता है एरियर्स ऑफ सैलरी. एरियर्स ऑफ सैलरी में वो एरियर्स आते हैं दैट आर पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय एन एम्प्लॉयर और फॉर्मल एम्प्लॉयर. करंट वाले एम्प्लॉयर नहीं या पहले वाले एम्प्लॉयर में प्रीवियस ईयर में दिए हैं
पुरानी सैलरी, पुराने एरियर्स जो कि पिछले साल जो निकल गए हैं अर्लियर प्रीवियस ईयर, उनमें दे हैव नॉट बीन चार्ज टू टैक्स, उस सैलरीज पर पिछले सालों में कभी टैक्स आज तक लगा नहीं है, और वो इस जो लास्ट हमारा प्रीवियस ईयर गया है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, उस साल वो उससे पुराने एरियर्स अब मिले हैं। किससे मिले हैं? एम्प्लॉयर से या पुराने वाले एम्प्लॉयर से। तो ये एरियर्स ऑफ सैलरी भी हमारे ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में सेक्शन 15 के हिसाब से इंक्लूड करे जाएंगे और इस पर टैक्स इसी साल दिया जाएगा। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यूजुअली आप सभी जानते हैं सैलरी मंथली बेसिस पे दी जाती है, एंड नॉर्मली इट बिकम्स ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑल्दो इट इज़ पेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ और इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हमारी सैलरी जो हम पूरे महीना मेहनत करते हैं उसकी सैलरी हमारे महीने की लास्ट डेट पर ड्यू तो हो जाती है, या तो फिर वो लास्ट डेट को ही हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है या अगले महीने की स्टार्टिंग में कर दी जाती है। ये एक नॉर्मल केस है। इस केस में सैलरी जो हम इंक्लूड करेंगे, अपने 12 महीनों की सैलरी को जो इंक्लूजन करेंगे वो होगी 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च तक 12 महीने। लेकिन हम एक डिफरेंट केस की बात करें जो कि कुछ 0.1% सिनारियो हो सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हो सकते हैं जो कि सैलरी को जो ड्यू करते हैं वो भी अगले महीने की पहली तारीख को करते हैं, बजाय कि इसी महीने की लास्ट डेट को। मान लो अगस्त की महीने की सैलरी है, 31 अगस्त को ड्यू करने की बजाय वो कर रहे हैं सितंबर 1 को ड्यू। तो ऐसे केसेस में जब सैलरी के वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टम है कि वो अगले महीने की पहली तारीख को करते हैं, तब जो आप 12 महीने की सैलरी इंक्लूड करेंगे वो अप्रैल टू मार्च नहीं होगी, बल्कि वो सैलरी आपको लेनी है मार्च टू फरवरी। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इस वाले केस में बिकॉज सैलरी जो इस मार्च में मिली है, ये इस मार्च की जो सैलरी है वो इस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को मिली, मतलब कि हमें तो अप्रैल से मार्च की इनकम लेनी होती है। तो जो इस केस में अप्रैल में इनकम हाथ में आई है वो कौन से महीने को बिलोंग करती है? मार्च को। और इसी तरह जो हमारे करंट प्रीवियस ईयर के मार्च में जो सैलरी मिलेगी जो बनती है वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी जब ये फाइनेंशियल ईयर ओवर हो जाएगा। क्योंकि मार्च में जब हमने मेहनत करी तो मार्च की इस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टम के हिसाब से अगले महीने की पहली तारीख को मिलनी है, तो मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी। तो हमें यहाँ पर अप्रैल टू मार्च की सैलरी इंक्लूड करने की बजाय हमें इंक्लूड करनी है मार्च टू फरवरी की। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अप्रैल टू मार्च जो नॉर्मली स्टडी करती हूँ 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक को जो मैं स्टडी करती हूँ, तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि ये जो अप्रैल 2020 में तनख्वाह मिल रही है इट बिलोंग्स टू मार्च। सो मुझे जो अपने बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन में जो फिगर इंक्लूड करना है वो मुझे मार्च की सैलरी का इंक्लूड करना है बजाय कि अप्रैल की सैलरी। और मार्च 2021 में कौन से महीने की तनख्वाह मिलेगी? फरवरी की। सो मार्च की सैलरी से लेके फरवरी की सैलरी तक हम जाएंगे, मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 तक। तो ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी क्वेश्चन के बिगनिंग में अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इंक्लूड कर दिया गया तो आपका पहला स्टेप तो बेसिक सैलरी को ही कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट लाइन में ही बेसिक सैलरी लिखनी है। तो अगर हमने सैलरी अप्रैल से मार्च की लिखी इस केस में तो गलत हो जाएगा। अगर उस पर्सन की सैलरी साल में कभी बदलाव हुआ है, सैलरी में चेंज हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इस केस में अप्रैल से मार्च की नहीं बल्कि मार्च से फरवरी की सैलरी इंक्लूड करनी है। सो दिस वॉज माई सेकेंड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी. Do watch out for the next videos as well, in which I'll be talking about allowances, perquisites and many more things. So please stay tuned. Thanks for watching. Bye bye.